220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली आंधियां, तापमान माइनस में इतना गिर जाना कि हड्डियां कांप उठें। 8000 मीटर से ऊपर हवा में ऑक्सीजन का नामो निशान तक न होना। दोस्तों, यही हैं वो हालात जिनसे रूबरू होना पड़ता है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों को। बर्फ काटती हुई तूफानी हवाओं से लेकर जानलेवा दरारों तक, और इस चोटी पर आज भी पड़े शवों तक। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन पर्वतारोहियों की जिंदगी के उन पहलुओं की जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। करीब 29,000 फुट ऊंचे इस पहाड़ पर कदम रखना कोई आसान काम नहीं। हर कदम पर मौत मंडराती है। मौसम कब पलटी मार दे कोई भरोसा नहीं, और एक छोटी सी गलती आपको सीधे कब्र तक पहुंचा सकती है। फिर भी हर साल हजारों जुनूनी लोग इसी चोटी की तरफ खींचे चले आते हैं। सन 1865 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने मशहूर ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी का नाम एवरेस्ट रख दिया। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसका नाम है चोमोलुंगम्मा। सन 1953 में पहली बार कोई इंसान इसकी चोटी तक पहुंचने में कामयाब हुआ, और उसके बाद से ही पर्वतारोहियों के बीच इसे फतह करने की होड़ शुरू हो गई। इससे पहले ब्रिटिश टीमें 1920 के दशक से ही इस पर चढ़ाई की कोशिशें कर रही थीं। इसी दौर में मशहूर पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी अपनी एक एक्सपीडिशन के दौरान रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। हालांकि उससे पहले वे 8000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाली शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने मिलकर इतिहास रच दिया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने। चढ़ाई के रास्ते। आज अगर आपके मन में सवाल उठे कि आखिर एवरेस्ट पर चढ़ने के कितने रास्ते हैं, तो बता दें, इसके दो मुख्य मार्ग हैं। पहला है नॉर्थ ईस्ट रूट, जो चीन तिब्बत की तरफ से जाता है। यही वो रास्ता है जहां मैलोरी अपनी टीम के साथ लापता हुए थे। बाद में एक चीनी दल ने साबित किया कि इस रास्ते से भी चोटी तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा और ज्यादा लोकप्रिय रास्ता है नेपाल की तरफ से, जिसे साउथ ईस्ट रूट कहा जाता है। यही वो रास्ता है जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहां का मौसम उत्तरी रास्ते के मुकाबले थोड़ा कम कठोर है और रेस्क्यू के भी ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। नेपाल की ओर से यह रास्ता बेस कैंप तक खूबसूरत पहाड़ी इलाकों और छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरता है। मगर असली मुश्किलें शुरू होती हैं बेस कैंप से आगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बेस कैंप आखिर है क्या, तो बता दें, 17,500 फीट की ऊंचाई पर बसी इस पथरीली बंजर जगह पर दुनिया भर से आए पर्वतारोहियों का जमावड़ा लगता है। यह असल में वह पड़ाव है जहां से चोटी की असली चढ़ाई की तैयारी शुरू होती है। चूंकि लगातार ऊपर तक चढ़ते रहना संभव नहीं है, इसलिए राशन, दवाइयां और संचार के उपकरण यहीं जमा किए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर ऊपरी कैंपों में भेजे जाते हैं। ताजा और अच्छा खाना सिर्फ यहीं मिलता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाते ही खाने पीने का सामान सीमित होता जाता है। यहां बाकायदा मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद हैं और सैटेलाइट फोन के जरिए यहीं से बाहरी दुनिया तक चढ़ाई की हर खबर पहुंचती है। सर्दियों में सुनसान रहने वाला यह इलाका गर्मियों के मौसम में शेरपाओं और दुनिया भर से आए पर्वतारोहियों की चहल पहल से गुलजार हो उठता है। लेकिन यहां रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी चुनौती से कम नहीं। बर्फीले तूफानों की गरज और हिमस्खलन की डरावनी आवाजें यहां अक्सर सुनाई देती रहती हैं। इसके बावजूद पर्वतारोही अपने परिवारों से दूर इसी बर्फीले माहौल में खुशी के छोटे छोटे पल तलाश लेते हैं। हर टीम के साथ डॉक्टर और पोर्टर भी होते हैं, जो बीमार पड़ने वाले या नीचे लौटने वाले क्लाइंबर्स की देखभाल करते हैं। बेस कैंप से आगे बढ़ते ही सामना होता है खुम्बू आइस फॉल का। समुद्र तल से करीब 18,000 फीट ऊपर स्थित यह जमी हुई बर्फ का विशाल झरना है। यहां पैर टिकाना बेहद खतरनाक है, क्योंकि पूरा इलाका लगातार खिसकते हुए ग्लेशियर पर टिका है। कब कोई बर्फ का टुकड़ा गिर जाए या पैरों तले दरार खुल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।
गहरी दरारों को पार करने के लिए यहां सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अनुभवी शेरपा पहले से जाकर रस्सियां और रास्ता तैयार करते हैं ताकि बाकी टीम जल्द से जल्द इस खतरनाक हिस्से को पार कर सके। यही वजह है कि ज्यादातर पर्वतारोही इसे सुबह सुबह पार करना पसंद करते हैं, क्योंकि रात भर की ठंड में बर्फ ज्यादा जमी और मजबूत रहती है, जिससे चलना थोड़ा आसान हो जाता है। इस खतरनाक बर्फीले झरने को पार करने के बाद पर्वतारोही पहुंचते हैं वेस्टर्न सीडब्ल्यूएम में, जो 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक खुला, समतल इलाका है। यहां सभी टीमें रात बिताती हैं। हालांकि यहां तेज हवाओं का शोर नहीं सुनाई देता, फिर भी बर्फ के खिसकने और गिरने की हल्की आवाजें लगातार गूंजती रहती हैं। इसलिए क्लाइंबर्स को अपने टेंट किसी सुरक्षित जगह पर ही लगाने पड़ते हैं। अगर मौसम साफ हो तो यहीं से सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी करीब से नजर आती है। इसके बाद आता है लोत्से फेस, बर्फ से ढकी एक लंबी और खड़ी दीवार, जिसे पार करना बेहद मुश्किल होता है। इसे पार करने के बाद पर्वतारोही पहुंचते हैं साउथ कोल पर, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से आगे स्थितियां और भी विकट हो जाती हैं। हवा में स्थिरता लगभग खत्म हो जाती है और यहां तक कि रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से क्लाइंबर्स यहां बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बैग जैसे साधनों का इस्तेमाल करते हैं और सारा कचरा वापस अपने साथ नीचे लेकर आते हैं। इसके बाद पर्वतारोही पहुंचते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक, डेथ जोन पर, जो लगभग 8,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां हवा में समुद्र तल के मुकाबले सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन बचती है। यहां आज भी कई पर्वतारोहियों के शव देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इतनी भीषण ठंड में शरीर सालों तक सड़ता नहीं है। इसीलिए हर टीम की कोशिश रहती है कि यहां कैंप जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा लगाया जाए, ताकि इस जानलेवा जगह में कम से कम समय बिताना पड़े। तेज बर्फीली हवाएं और गिरता तापमान इसे चढ़ाई के सबसे कठिन हिस्सों में से एक बनाते हैं। यहां भूख भी लगभग खत्म हो जाती है। ज्यादातर क्लाइंबर्स सिर्फ जूस या हल्का तरल पदार्थ ही पचा पाते हैं। चोटी तक पहुंचने का दिन सबसे मुश्किल माना जाता है। मौसम साफ होते ही पर्वतारोही रात के अंधेरे में ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। अगर किस्मत साथ दे तो टीम चोटी तक पहुंचकर वो नजारा अपनी आंखों और कैमरे में कैद कर पाती है, जिसे देखने का सौभाग्य दुनिया के बहुत कम लोगों को मिलता है। चोटी पर पहुंचने पर आप जमीन से करीब 29,000 फीट ऊपर होते हैं और यहां का नजारा वाकई अलौकिक होता है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी पतली होती है कि दिमाग और गुर्दों में खून जमने जैसा खतरा पैदा हो सकता है। कुछ गिने चुने पर्वतारोही ही बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के यहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अकेले किसी पर्वतारोही के लिए इतनी बड़ी चढ़ाई फतह करना नामुमकिन है, अगर उसके साथ शेरपा गाइड ना हो। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला हर क्लाइंबर नेपाली शेरपाओं और पोर्टरों की मदद के बिना यह सफर पूरा करने की सोच भी नहीं सकता। खुम्बू घाटी और आसपास के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शेरपा दुनिया भर में अपनी पहाड़ी विशेषज्ञता के लिए मशहूर हैं। कई शेरपा तो कई कई बार चोटी तक पहुंच चुके हैं। और सच कहा जाए तो यही लोग इस पहाड़ के असली जानकार हैं। यह समझना जरूरी है कि एवरेस्ट जैसी चढ़ाई किसी एक इंसान के दम पर पूरी नहीं होती। पूरी टीम का तालमेल ही सफलता तय करता है। स्किल और अनुभव के साथ साथ यहां सही निर्णय लेने की समझ भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रस्सी तक हर छोटी बड़ी चीज जिंदगी और मौत के बीच फर्क बना सकती है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए ढेर सारी तकनीकी तैयारी की जरूरत होती है। परमिट, ट्रेनिंग, ऑक्सीजन सिस्टम, क्रैम्पॉन, बर्फ की कुल्हाड़ी और मजबूत रस्सियां, ये सब बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा शरीर को गर्म रखने वाले खास कपड़े, दस्ताने और जूते भी होने चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई भी हिस्सा खुला रह गया तो बर्फीली हवाएं और तेज धूप दोनों ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही जरूरी दवाइयां और खाने का सामान भी पैक करना पड़ता है। एक, अपनी सुरक्षा खुद संभालें। भले ही आप लाखों रुपए खर्च करके किसी कमर्शियल एक्सपीडिशन का हिस्सा बने हों, फिर भी अपनी रस्सी, ऑक्सीजन और अपनी सीमाओं का ध्यान खुद रखना जरूरी है।
चढ़ाई में असफल होना ठीक है, लेकिन जिंदा वापस लौटना सबसे ज्यादा मायने रखता है। 2. मौसम को हल्के में न लें। एवरेस्ट पर मौसम पलक झपकते बदल जाता है। चढ़ाई शुरू करने से पहले मौसम की सही जानकारी लेना और उसे नजरअंदाज न करना बेहद जरूरी है। 3. रस्सियों पर भरोसा करें। यहां अकेले हीरो बनने की कोशिश न करें। टीम के साथ खुद को रस्सियों से बांधकर चलना जरूरी है, ताकि पैर फिसलने पर बाकी टीम आपको संभाल सके। 4. खूब पानी पिएं। चढ़ाई के दौरान होने वाली थकान अक्सर डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, इसीलिए शरीर को पानी और जूस से हाइड्रेट रखना जरूरी है। 5. अपनी ऑक्सीजन और दवाइयों की पूरी जानकारी रखें। आपको पता होना चाहिए कि चोटी तक पहुंचने में कितनी ऑक्सीजन लगेगी, कब कौन सी दवा लेनी है और इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है। आखिर में दोस्तों, कुल मिलाकर एवरेस्ट पर चढ़ना मतलब हर पल मौत के साए में जीना है। लेकिन अगर ट्रेनिंग सही हो, टीम भरोसेमंद हो और मौसम का साथ मिले, तो यह नामुमकिन सा दिखने वाला सफर भी मुमकिन बन जाता है। गौरतलब है कि सिर्फ एवरेस्ट पर चढ़ने की परमिट फीस ही करीब 8 लाख रुपए होती है, और इसके अलावा गाइड, इक्विपमेंट और ट्रेनिंग का खर्च अलग से आता है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप भी दुनिया की इस सबसे कठिन चढ़ाई को करना चाहेंगे? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।